জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार। एक्सप्रेस न्यूज के इस विशेष संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुर्गापुर बर्दवान लोकसभा के सांसद श्री कीर्ति आजाद जी का मैं अपनी ओर से आप सबों की ओर से स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, सीधा मुद्दे पर आते हैं। परिसीमन की आड़ में जो महिला बिल का हस्र हुआ या जिस तरह से धाराशायी हुआ, और उसके बाद एक आरोप ऐसा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों तक प्रधानमंत्री ने अपनी बात को पहुंचाया। इस पूरे प्रकरण पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? किस रूप में देखते हैं महिला बिल को? महिला बिल तो पास हो गया था, मैं किस रूप में देखूंगा? हाँ, महिला बिल तो 2023 22 सितंबर को पास हो गया था, और पास होने के बाद उसमें दो चीजें इन्होंने रखी थी कि 2029 में लागू होगा, और एक ये कहा था कि सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद 1/3 दिए जाएंगे। जबकि हमने उसी समय कहा था, जब सर्वसम्मति से वुमेन्स बिल पास हुआ था, उसी समय हमने कहा था कि आप इसी समय 543 में से 181 1/3 दे दीजिए, लेकिन ये माने नहीं। लेकिन आपको याद होगा महाभारत में कर्ण को जो मारा था इन्होंने, सामने शिखंडी खड़ा किया था। ये लोग इतने गिरे हुए हैं जो माँ सिया का नाम नहीं लेते श्री राम के पहले, क्योंकि हमारे धर्म में तो पहले माँ का नाम लेते हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे राधा कृष्ण हो, पार्वती शंकर हो, सीताराम हो, तो वो तो नाम लेते नहीं माँ का। तो इन्होंने सामने माँ को खड़ा कर दिया, और माँ को खड़ा करके उसके कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाने लगे। वुमेन्स बिल तो कहीं था ही नहीं, और न कहीं लिखा था कि 50% हर राज्यों के बढ़ेंगे। बिल में तो था ही नहीं कुछ भी। तो झूठ बोलना इनका काम है, और आपने देखा होगा कि एक बार नहीं अनेकों बार इन्होंने टेलीविजन पे आप देखते हो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, एक बार नहीं बोलो, अनेक बार बोलो, झूठ बोलो। तो ये झूठ बोलते हैं, इसके अलावा किया क्या? इसके अलावा तो और उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। तो ये सेंसेक्स और आपका जो परिसीमन का मामला था, इसको तो बाजू में रखकर मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तो फाइनल सारा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर उनको तो उसको समर्थन कर सकता था, और ये लागू भी 29 में हो सकता था। तो फिर ये नाटक करने का इस समय मतलब क्या होता है? तो नाटक तो यही करना चाहते थे वो, परिसीमन करके। आप यदि देखें, पहली बात तो 50% ऐड होंगी, हर जोड़े जाएंगे हर राज्यों में, तो वह तो लिखा नहीं था बिल में। उन्होंने खुद कहा, आपके अमित शाह ने जो तड़ीपार हैं, तड़ीपार थे, उनको तो निकाल दिया गया था। अपने वहां से कोर्ट नहीं निकाला था, क्योंकि उनके ऊपर गहरे आरोप लगे हुए थे। उन्होंने खुद ही कहा था, आप मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं पार्लियामेंट बंद करके ये 50% इंक्रीज वाला ले आता हूं। क्यों? बिल में क्यों नहीं था? प्रश्न ये है कि इनकी मंशा थी नहीं। ये चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में, जो पास हो चुका है, जिसके ऊपर किसी ने कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज की है, उसके आड़ में लाना चाहते थे। तो यह लेकर जो डिलिमिटेशन करने का इनका था प्रयास, वो प्रयास में अगर लिखा होता कि 50% बढ़ेंगे तो समझ में आता, वो भी नहीं था। और सेंसस 2011 का, जबकि खुद ही अमित शाह ने कहा कि हमारा सेंसस चालू हो चुका है, 12,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आवंटित किए गए, आवंटित कर दिए गए, बजट में नहीं हो गया है आवंटित, बजट तो गया पिछले साल, उसी साल सारा कुछ दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 30 मार्च 2027 तक सेंसस हो जाएगा। तो अगर 30 मार्च 2027 तक सेंसस होना था, तो आप तभी ले लेते, डिलिमिटेशन कर लेते और 1/3 महिलाओं को दे देते। हमने तो कहा था उससे पहले कि 2024 के इलेक्शन के पहले ही तुम 1/3 181 सीट दे दो महिलाओं को, तो ये माने नहीं। तो ये जो है ना, ये इनको परिवार मालूम नहीं,
जिनका विवाह नहीं हुआ या जिन लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया है, पत्नियों को छोड़ दिया है, उनको मालूम नहीं परिवार होता क्या है, महिला होती क्या है, माँ से बढ़कर और कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग माँ का ही तिरस्कार करते हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, माँ का अपमान करते हैं, ये लोग महिला का अपमान करते हैं। तो मतलब एक चीज तो साबित हो गया कि विपक्ष अगर इकट्ठा हो तो सरकार को पराजित कर सकता है। तो सिर्फ इसी मुद्दे पर क्यों भविष्य में कुछ और भी मतलब इनकी जातियों को रोकने के लिए ऐसा क्या कॉन्सेंसस आप लोगों के बीच में नहीं बन सकता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो जितने लोग वहां पर उपस्थित हैं उसका 2/3 चाहिए। 2/3 तो उनके पास वैसे भी नहीं है। अगर कंप्लीट स्ट्रेंथ 443 सांसदों की हो तो भी इनके पास नहीं है। तो यह चाह रहे थे कि कुछ लोगों को तोड़ें, कुछ लोगों को पैसा दें, जो इनकी आदत है। पैसे से तो भरे पड़े हैं, इनके पास पूरा पैसा भरा हुआ है। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, बोलते हैं गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, गाय का नाम लेते हैं और गाय माता की बात करते हैं। और यूपी सबसे बड़ा, जहाँ का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, यूपी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, गौ मांस का। उसको लेकर शंकराचार्य के साथ बवाल भी चल रहा है हुआ और शंकराचार्य को जो अपमानित भी किया गया उसको लेकर एक्चुअली गौ हत्या का ही तो मुद्दा उन्होंने भी, शंकराचार्य ने भी उठाया था शायद। तो यूपी आप देख लीजिए, कोई भी जाइए गूगल पर देख लीजिए, बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? यूपी है। और उससे ये चंदा लेते हैं। अब आप सोचिए कि सनातन, मैं भी हिंदू हूँ और सनातन धर्म में तो गौ को जब माँ माना गया है तो पवित्र है, माँ होती है। ये लोग तो सड़कों पे छोड़ देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं गौ माँ का। उस गौ माँ का कत्ल खाना सबसे बड़ा अगर कहीं है और एक्सपोर्टर कोई है जो निर्यात करता है, विदेश में भेजता है, बेचता है, वो तो यूपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, फेल्ड सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी है, यहाँ योगी आदित्यनाथ है। और उन कंपनियों से ये चंदा लेते हैं। चंदा मतलब डोनेशन, पर्ची कटता है ना कि दुर्गा पूजा है या रामनवमी है तो 100 का पर्ची काटिए, 200 का पर्ची काटिए, तो ये पर्ची काट कर उनसे पैसा लेते हैं। तो आप सोचिए, जिस हेलीकॉप्टर में ये घूमते हैं, जिस हवाई जहाज में ये आते हैं, जो बड़ा बड़ा ये लोग टेंट बनाते हैं जिसके अंदर कुर्सियां होती हैं, दरी होती हैं, माइक है, मंच बना हुआ है, ये सारा तो गौ मांस के पैसे का है। ये लोग क्या हैं? इनसे ये तो पूछो, इनसे बोलो कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया छोड़ करके इनसे किसी चीज पर बात करवा लो, कोई बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज जो ये मोदी झूठ बोले फिर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं इतना? यह इनके पराजय की शुरुआत है। 12 साल इन्होंने लोगों को जुमला दे देकर, भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी, भारतीय जुट्ठा पार्टी, झूठ बोलकर, जुमले दे देकर ये लोग 12 साल तक चले हैं। अब इनकी परिस्थिति धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। इनका जो काट के हांडी होती है ना, वो एक बार चढ़ती है, ये बार 2 बार चढ़ा चुके हैं, 3 बार नहीं। लेकिन सर, आप इतना मुखर हैं बीजेपी के विरुद्ध में, चाहे वो संसद से सड़क तक आप मतलब जिस भाषा में इन लोगों को अटैक करते हैं, लेकिन आपका पुराना जगह तो बीजेपी ही रहा है। तो मतलब आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई जिंदगी में? अच्छा, बिल्कुल हुई ना। हाँ। मेरे तो जिस दिन मैं बीजेपी जुड़ा, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने पांव में गोली खाई, 6 बार जेल गए अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनके पीठ में 150 कोड़ा पड़ा। ये सब होने के बाद जब उनको पता लगा बीजेपी जा रहा हूं तो उन्होंने कहा ये आरएसएस तो सबसे बड़े अंग्रेजों के मुखबिर थे। और ये मैं नहीं कहता हूं, आप देख लीजिए उठा के, पूरे इतिहास भरा पड़ा है उनकी मुखबिरी से। इन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके खिलाफ में इनके जो लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बोलते थे। और उन्होंने कहा था कि तुम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसमें मत जाओ। उन्होंने उस समय के जो गवर्नर थे उसको चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिख करके कहा था कि बंद करो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा है। इन सबों को बंद कराया इन लोगों ने, और बंद करा करके नेताजी के खिलाफ में इन लोगों ने काम किया। ये तो बड़े गद्दार हैं। इन्होंने तो इन्होंने इन्होंने राष्ट्रगान को गान नहीं माना, इन लोगों ने तिरंगे को नहीं माना, इन लोगों ने पाँव में रौंदा है। इनकी किताब आती है 5 जन्य, उसमें इन सब सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये क्या नई चीज बात करेंगे? हमसे गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने गलती की। ये गौ मांस के कत्ल कराने वालों के साथ हम रहे, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब सुबह का भूला शाम को घर आए, चाहे वो सालों लग गए हों, उसे भूला नहीं कहलाता।
ठीक, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, मतलब चूंकि आप कांग्रेस के बाद जब तृणमूल में ज्वाइन किए तो आपको पहले गोवा का प्रभारी भी बनाया गया था, और अभी हाल फिलहाल जब पूरे बंगाल में इलेक्शन हो रहा था तो आपको असम भी प्रचार करने के लिए भेजा गया था। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल का कोई वजूद है, या फिर असम में प्रचार के दौरान आपने वहां पर क्या रिस्पॉन्स तृणमूल के पक्ष में देखा? बहुत अच्छा है। आसाम में जो देखा जाए वहाँ जो अलग अलग योजनाएं हैं, बच्चे के जन्म से लेके आदमी के मरण तक, स्वर्गवासी होने तक के सभी योजनाएं हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी योजनाएं छूटी हों? और जो बात ममता दीदी ने कही वो की। मोदी जी की तरह नहीं, भाइयों बहनों, जहां बोलना शुरू करते हैं समझो अब एक और जुमला आया। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलने थे, 15-15 लाख टका हर के अकाउंट में जाना था, काला धन आना था, 2022 तक जितने कच्चे मकान हैं सबको पक्का करना था, किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी, 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी, वो भी योजना बंद हो गई। 14,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पेट्रोल डीजल के दाम कम होने थे, महंगाई कम होनी थी। मैं कितने गिनाऊं? नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था सर कि तृणमूल कांग्रेस क्या मतलब राष्ट्रीय स्तर पर या अदर स्टेट में इसकी कोई प्रासंगिकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। हाँ, तो वहां तो आपकी भूमिका वोट कटुआ के रूप में ही होगी। नहीं, क्यों वोट कटुआ क्यों कहा जाएगा? किस लिए कहा जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी जब शुरू में आई थी तो ये भी तो वोट कटुआ थी, और क्या थी? ये शुरू में आई तो इसका अस्तित्व क्या था? कहीं नहीं था। ये तो धीरे धीरे बढ़ करके एक कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, वेयर नथिंग वर्क्स रिलीजन डज। यानी कि जो धर्म है वो लोगों की तरह अफीम का काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। तो मैंने तो आपसे शुरू में ही कह दिया, इनको बोलिए हिंदू मुसलमान न करें, भारत पाकिस्तान न करें, घुसपैठिए न करें, बांग्लादेश न करें। इसी की इनकी रोजी रोटी है, ये परजीवी हैं, इस पर जीते हैं। इसके अलावा आज तक आपने कभी नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को सुना हो तो मुझे बता दीजिए। या तो सुने हैं आपने तो जुमले सुने हैं, उसके अलावा और कुछ सुना नहीं है। लेकिन सर एक चीज इस बार इलेक्शन में बहुत सा मुद्दा रह रहा है, आपकी पार्टी के तरफ से भी ये परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में खाने पीने पर भी पाबंदी लग जाएगी, कोई मछली नहीं खा पाएगा, कोई मटन नहीं कर पाएगा। लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर आकर बोलते हैं कि भाई आप आइए, कामाख्या में बलि देते हैं और दोनों मिलकर एक साथ मटन खाएंगे, आप लोगों को आमंत्रण देते हैं। इस पर ये जो परसेप्शन है खाने पीना नहीं अपने पसंद का लोग कर पाएंगे, इस पर आपका वक्तव्य क्या है, सोच क्या है? 14 मार्च को ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी। उस सभा के बाद जो वहां पर बाहर बैठे हुए खोमचे वाले जो छोटा मोटा लेकर चलते हैं, रेडी वाले हैं, ठेला गाड़ी वाले हैं, उसके अंदर चिकन बेच रहा था, कोई फ्राइड फिश बेच रहा था, उनको पीटा गया कि नहीं पीटा गया, मारा गया कि नहीं मारा गया बीजेपी द्वारा? यह मारा गया कि तुम यहां पर आए हो और तुम यहां पर बेच रहे हो। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुद बोलता है कि भाई तुम गौ मांस खाओ, घर में खाओ, बाहर मत खाओ, मतलब गौ मांस को काटो, कत्ल हो। ये तो खुद ही बोल रहा है। तभी तो बोला कि आप अपने घर में खाओ, इसका मतलब कि उसको कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात उसने कहा कामाख्या में बलि चढ़ाते हैं, तो इनको मालूम तो होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। वैष्णव परंपरा है, शाक्य परंपरा है, अलग अलग परंपराएं हैं हमारे देश में। कुछ लोग वैष्णव हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, जो शक्ति की पूजा करते हैं वह मां के सामने बलि चढ़ती है, चाहे वो श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी हो। आए बीजेपी वाले कोई भी, चाहे तो दुर्गापुर से आ जाएं जो बीजेपी वाले हो, मेरे साथ बात कर लें, आज ही शाम को मैं तैयार हूं, आमने सामने बैठ जाते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। तो जहां परंपराएं शक्ति की है वहां तो बलि प्रदान होता है, और आज से नहीं हो रहा, आदिकाल से हो रहा है। यह बोलते हैं कि यहां पर लोगों को पूजा नहीं करने दी जाती। जितने पंडाल लगते हैं सबको सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से अनुदान मिलता है, सबको मिलता है, क्लब्स को मिलता है जो खेलते हैं। और मुझे यह बता दीजिए, क्या रामनवमी जब से बीजेपी आई तब से मननी शुरू हुई, या रामनवमी आदिकाल से मन रही है जब से भगवान राम का जन्म हुआ था? क्या काली मां की दुर्गा पूजा नहीं होती, उसको कोई रोकता है क्या? क्या आज तक किसी को भी रोका गया? आप देखिए 2011 में बीजेपी कहीं नहीं थी, कोई झंझट हिंसा नहीं हुई रामनवमी में। 2016 में कहीं नहीं थी, कोई झंझट हिंसा नहीं हुई। इन्होंने 2021 के चुनाव के पहले ये झंझट और हिंसा शुरू की, क्योंकि फिर वही बात, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। इन्होंने ये किया क्योंकि कहा मैंने धर्म अफीम की तरह काम करता है। इन्होंने उस समय वो दंगे कराने शुरू किए। भगवान राम ने कहा था कि मस्जिदों के सामने या गिरजाघरों के सामने
या गुरुद्वारों के सामने जाओ, वहां पर लाठी भाला डंडा बम्बा लो, शराब पिए हुए रहो और उसके बाद जाकर वहां तुम हंगामा करो? किसने कहा था? भगवान राम ने कहा था। यह आप कभी भी उठा करके दे दीजिए, एक भी इनकी शांतिपूर्ण कभी भी जुलूस निकली हो तो आप मुझे बता दें। यह इनका काम ही है। जहां इनकी सरकारें नहीं वहां दंगा करवाते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग खुद देखिए, जो हमारे दर्शक हैं एक्सप्रेस न्यूज के, वो खुद देखें और देख करके समझें। अगर मेरी बात में कुछ गलती हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने को तैयार हूं। अच्छा सर, एक चीज आप बताइए, इस बार जो विभिन्न तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, चाहे वो डेमोग्राफी का हो, चाहे वो खाने पीने का आप लोग की तरफ से हो, असली मुद्दे गौण नहीं हो गए हैं इस बार चुनाव में? जो बंगाल के असली समस्या, किन मुद्दों पर लड़ाई हो रहा है? SIR तो और भी जगह हुआ है, तो मतलब इस बार के चुनाव में आपके हिसाब से सही मुद्दे क्या है और किस पर लड़ा जा रहा है चुनाव? आपने एक तो बात की SIR, 3-4 प्रश्न आपने पूछ लिए। SIR में कहीं भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है जिसमें 1,30,00,000 लोगों को इन लोगों ने नाम काट दिया है? कहीं यूपी में भी 2 करोड़ लोगों का नाम कटा है। नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। तो जब पंचायती चुनाव देखा जाए तो 4.5 करोड़ ज्यादा थे। कैसे हो गया पंचायती चुनाव में 4.5 करोड़ ज्यादा और अभी 2 करोड़ काटा है? क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसमें? नहीं। अब अखिलेश यादव की पार्टी ने हर एक जगह पर जाकर कहा है कि आपने गलत काटे हैं वोट, लेकिन हमारे यहां जो शेष हो गए, जो खत्म हो गए, समझ में आता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी का नाम संदीप हो तो संदीप नाम SUN से भी लिख सकते हैं, SON से भी लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, SEN से भी लिख सकते हैं, SAN से भी। इसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता दी। अब आप कहीं पर किसी भी बंगाल के दफ्तर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आदमी उस अलग तरीके से बोलता है, बोलने का तरीका अलग है, ओ या आ ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल। उसके कारण से ए या ए की मात्रा है, दत्तो है, दत्ता है, रॉय है, रे है। बिल्कुल बिल्कुल। बंगाली में बोलो तो बंदोपाध्याय है, अंग्रेजी में बोलो तो बैनर्जी है। बैनर्जी में भी JI है या JEE है। क्वेश्चन होता है, इसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल के नाम काट दिए। भाई तुम ठीक तो करो, लोग कागज लिए फिर रहे हैं, पता नहीं आपका चैनल जाता है, कैमरा घूमता है कि नहीं घूमता, बताने के लिए कि किस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। भारत के रहने वाले नागरिकों के आप वोट काट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि वोट कट जाए और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। यह तरीका है? चलिए, SIR एक मुद्दा है। उनका जो आरोप है डेमोग्राफी चेंज होने का, या कुछ कुछ जगह पर जिस तरीके से वायलेंस हो रहे हैं, उस पर आपका वक्तव्य क्या है? वायलेंस कब हुआ? अभी मालदा में हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन ने 1000 से अधिक अधिकारी बदल दिए कि नहीं बदल दिए? क्या मालदा में बीजेपी की एक नेत्री जो पूर्णिया से चुनाव लड़ी थी बीजेपी की, उसका हस्बैंड जयंत कांत, क्या वह स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना करके मालदा में नहीं लाया गया? किस उस पे आया? कौन से इलेक्शन कमीशन के किस पद पर आया? नहीं मालूम। स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन के वो बिहार से यहां पे आया और यहां पर आकर के जो सारा कुछ हो रहा था, लोग किसके लिए कर रहे थे? यही ना कि नाम मेरा कटा है। उसकी जब बच्चा भी जब तक रोता नहीं तब तक मां दूध नहीं पिलाती। ये तो ऐसी मां है इलेक्शन कमीशन बांझ कि जो किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और ये जो हुआ, ये किसने किया? पकड़ा गया कौन? AIMIM कौन पकड़ा गया? हुमायूं कबीर का आदमी। हुमायूं कबीर कैमरे पे पकड़ा गया बोलते हुए कि 1000 करोड़ रुपया बीजेपी हमको दे रही है वोट काटने के लिए। लोग तो बेवकूफ है मुसलमान। ये कहा कि नहीं कहा? अब AIMIM जो B टीम है शुरू से बीजेपी की, वो सब जगह जाती है और चुनाव लड़ती है वोट काटने के चक्कर में। वो अपने आप को कह रही कि हम इससे अलग हो रहे हैं, पैसे खा लिए सबने, कहते हैं हम अलग हो रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये एक है। दुनिया जानती है इसको। और उस वीडियो के ऊपर प्रधानमंत्री बोल रहे कि ये AI है। प्रधानमंत्री को कैसे मालूम? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री, झूठा मंत्री, खाली बकवास करना। एक वो तड़ी पार है मोटा, वो आ जाता है फालतू का, मोटा भाई फालतू बकवास करता है। क्या है ये मजाक? मोटा भाई मतलब गुजराती में बड़ा भाई बोलते हैं। हाँ ठीक, जो भी मर्जी आप उसका, मोटा का मोटा समझिए या मोटा भाई बड़ा समझिए, आपके ऊपर है। हाँ, तो जो मोटा भाई बोलते तो नहीं, मोटा। तो आपके हिसाब से डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं है? डेमोग्राफी कोई मुद्दा नहीं है इस आप बार? मुझे एक चीज बताइए। भारत का विभाजन सबसे पहले तो 1905 में अंग्रेजों ने विभाजन किया, जब ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। उसके बाद 1947 में विभाजन हुआ। जो बाउंड्री के एरिया हैं वहां पर अधिकतर मुसलमान थे जो भारत में रह गए। आज का आप रिपोर्ट उठाइए,
जो रिपोर्ट मैं आपको भेज दूंगा, उस रिपोर्ट पे लिखा है कि कोई डेमोग्राफी में चेंज नहीं हुआ। जो 1.2% आजादी से लेके आज तक इन 75 सालों में, अब तो ज्यादा हो 78 सालों में 1.2 से लेके 1.5% की वृद्धि हुई है, जो नॉर्मल है, वो हर एक स्टेट में है। ऐसा नहीं कि हमारे में है या उसके स्टेट में, ये एक नॉर्मल वृद्धि हुई और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने घुसपैठिया बोला। 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिसमें 60 लाख हिंदू हैं, 30 लाख मुसलमान हैं। एक भी घुसपैठिए का नाम, इन्होंने पहले तो बोला था बिहार में घुसपैठिए, 344 घुसपैठिए पकड़ लिए। तो 344 घुसपैठिए पकड़ लिए तो पता लगा 312 उसमें से नेपाल की कन्याएं थी जिनका विवाह भारत में हुआ था। एक नाम घुसपैठिए का दिया इन्होंने। ये जितने पकड़े हैं बताएं। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि साहब इसमें घुसपैठिए कितने हैं, तो इलेक्शन कमीशन कहता है गृह मंत्रालय देगा। गृह मंत्रालय के पास अमित शाह से पूछा तो अमित शाह कहता है कि यह तो इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है घुसपैठिया बनाना, या तुम्हारा काम है? एक भी घुसपैठिया अगर इस मोटे को मिल गया होता ना, मोटे भाई को या अमित शाह को, तो उसने ढिंढोरा पीट देना था पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि एक घुसपैठिया बैठ गया। और घुसपैठिया की बात करते हैं, 88,000 लोग घुसपैठिए जो बांग्लादेशी थे, वो मनमोहन सिंह के समय में 2004 से 2014 तक में वापस बांग्लादेश भेजे गए थे। इनके समय में 5,000 नहीं है जो घुसपैठिए इन्होंने इन 12 सालों में भेजे। कौन से खोज रहे हैं ये? जो बंगाल के लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर के कमा रहे हैं, जिनको पीटा गया, मारा गया, लिंच कर दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, ये कहते हुए कि बंगाली बोलते थे ये बांग्लादेशी है। अमित शाह ने कहा, जब हमने इस बात को उठाया तो अमित शाह ने कहा ये तो दीदी बोलती है, ये लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली घुसपैठिया वो लोग था, वो सबको बंगाली बोलना चाहते हैं लोग क्योंकि बचाते हैं। अगर तुम्हारे पास एक भी नाम, उन 2000 से ज्यादा लोग जो मारे गए पूरे हिंदुस्तान में बंगाली, तुम्हारे पास एक भी नाम है घुसपैठिए का, तुम में अगर तुम आदमी हो, इंसान हो, सच बोलते हो तो नाम बताओ। क्यों नहीं बताता नाम? हिम्मत है? झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान करना, भारत पाकिस्तान करना, बांग्लादेश करना, घुसपैठिया करना। यहां शेख हसीना को कौन रखे हुए है भारत में? तो वो तो डिप्लोमेटिक एक मतलब, फिर वही बात, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कौन सी? कैसी डिप्लोमेसी? अगर बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं तो कोई डिप्लोमेसी नहीं चलनी चाहिए ना? कैसे रखा हुआ है यहां पर? क्यों आप तेल की कमी हो रही है, क्यों 5 लाख बैरल हर रोज आप बांग्लादेश को दे रहे हो? बांग्लादेश का पेट्रोल और डीजल सस्ता है, भूटान को आप दे रहे हो, वहां सस्ता है। बड़े भाई की भी तो कुछ भूमिका होती है ना। वाह, तो मतलब सार्क कंट्री में तो हम लोग बड़े भाई तो है ना। कोई पूछता है? कोई पूछता है? पाकिस्तान आज मध्यस्थता कर रहा है, जिसको तुम टेररिस्ट स्टेट बोलते थे कि आतंकवादी देश है। अमेरिका, डोनाल्ड माय फ्रेंड, डोनाल्ड माय फ्रेंड, क्या हो गया डोनाल्ड को? इजराइल माय फादरलैंड, मैं मदरलैंड, मतलब मैं मां हो गया और वो बाप हो गया, ये बोलता है प्रधानमंत्री जाके। नहीं तो आपको क्या, आप मुझे नहीं बताइए, आपने कहा सार्क कंट्री में हमको देखना चाहिए, पाकिस्तान मध्यस्थता क्यों कर रहा है? पाकिस्तान को तो आप आतंकी देश कहते हैं, आतंकी देश में क्यों जा रहा है अमेरिका? तो भारत अपना सामंजस्य बनाने का कोशिश कर रहा है। कौन सा सामंजस्य? मतलब वो ईरान के साथ भी हमारे पुराने संबंध है, और ईरान के साथ आपने क्या किया? आप इजराइल पे चले गए। एक ईरान के खोमेनी जिनको मार दिया अमेरिकन ने, एक बार भी आपने उसके बारे में कहा कि यह गलत किया? राष्ट्र के नेतृत्व को मार दिया गया, आपने एक बार कहा? ये ईरान से आज से नहीं हमारे रिश्ते 10,000 पुराने साल रिश्ते हैं। आपने एक बार आवाज उठाई कि अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है? आपने कहा? आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर तेल का संकट आ रहा है, पूरे देश के अंदर खाद का संकट होने वाला है, क्योंकि जिस गैस से खाद बनता है अलग अलग हमारे प्लांट में, वो गैस आना बंद हो गया। मैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर कमेटी का, मुझे दीदी ने, ममता दीदी ने चेयरमैन बनाया, उसके अंदर की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। नहीं तो फिर ये विश्व गुरु का जो माहौल बना, कौन सा विश्व गुरु कभी थे? ये क्या सब प्रायोजित था? एक विश्व गुरु कभी, कहां के विश्व गुरु है? बोल रहे चौथी सबसे बड़ी अवस्था है वो अर्थव्यवस्था है, वो छठी पे आ गई, नीचे हो गए हम। कहां जापान से ऊपर चढ़ने वाले थे, कहां इंग्लैंड हमसे आगे आ गया, ये सारी साउथ अफ्रीका हमसे आगे आ गया, ये सब तो हमसे आगे आ गए, छठे पे हम चले गए। क्यों? क्योंकि आपका रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, चू नहीं निकलती आपकी। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि तुम तेल नहीं ले सकते रशिया से। रशिया जो हमको डिस्काउंट पे देता था, हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है, हमेशा से।
जब जब लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश को अलग किया गया था और पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता था, रशिया सदैव हमारे साथ रहता था। उसके मिग हवाई जहाज हमारे यहाँ आते थे, उसके टैंक्स हमारे यहाँ आते थे, उसके मिसाइल्स हमारे यहाँ आते थे, उसका गोला बारूद हमारे यहाँ आता था। और अमेरिका ने हमको आज तक कभी कोई मदद नहीं किया। उस अमेरिका के तुम चमचागिरी करते हो, चेलागिरी करते हो, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जिसमें कि नाबालिग लड़कियों के साथ गलत गलत हरकत की गई, तुम्हारा नाम है। क्या मजाक है ये? मतलब कहीं ना कहीं हमारे विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज हुए आपके हिसाब से? बिल्कुल, आपके सामने दिखता है। आप ईरान में अटैक करने के 2 दिन पहले और आपको एक तो मेडल पहना देता है पीछे से। पीछे से तो मंगलसूत्र पहनाया जाता है। मोदी जी को पीछे से पहना रहा है वो नेसेट का मेडल। वो तो महिलाओं को पति मंगलसूत्र पीछे से पहनाते हैं, मेडल तो सामने से दिया जाता है। यहां भी मजाक बन रहा है। और सिर्फ वो मेडल इजराइल ने बनाया जिस दिन वो आए हैं उसके 1 दिन पहले, और वो मेडल उनको देने के बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि ये मेडल अब मिलेगा ही नहीं। एकमात्र मिला, सिंगल पीस, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। क्या बातें करते हैं साहब। चलिए हम लोग बंगाल के राजनीतिक मुद्दे पर थोड़ा आ जाए। आपके हिसाब से इस बार बंगाल का चुनावी मुद्दा क्या है और आप कैसे प्रत्याशा कर रहे हैं? हमारा तो चुनाव मुद्दा बड़ा सिंपल है। जो सरकार को काम करना चाहिए हमने काम करके दिखाया है। अनेकों काम किया है। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने नहीं दी, तो युवा साथी कार्यक्रम है। महिलाओं को हम सशक्तिकरण करेंगे, इन्होंने किया तो कुछ है नहीं। तो महिलाओं का लक्ष्मी भंडार चलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, लेकिन उसका 80% पैसा जो केंद्र सरकार का बजट में था वह इनके मोदी के प्रचार में गया है। आप एक अखबार उठा लो तो उसमें 6 प्रचार आपको मोदी का दिखेगा। मोदी के प्रचार देखने से क्या लोगों को रोटी मिलेगी? क्या बेटी बच जाएगी? क्या बेटी पढ़ जाएगी? नहीं किया। कन्याश्री कार्यक्रम, उसको यूनाइटेड नेशन का जो बच्चों का है यूनिसेफ, उसने कहा है कि ये गर्ल चाइल्ड के लिए सबसे बढ़िया प्रोग्राम है। कन्याश्री है, रूपोश्री है, श्रमश्री है, आपको क्या पता, साथ साथी है। ये जो बोल रहे हैं आयुष्मान भारत, उसमें 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार, और 2011 के सेंसस से, तब के सेंसस। अगर आपके घर में एक साइकिल है, आपके घर में अगर फोन है, आपके घर में अगर मोटरसाइकिल है, आपका अगर पक्का छत है, तो आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य साथी जो कार्यक्रम है उसके अंदर आपके पास कुछ है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपया सरकार से आपको मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं। ऑडी में भी उतर कर लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ऑडी से भी उतरकर लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। बताइए वो वहां बताइए, पैसा जो कमाया, जो देश को लूटा, वह भी ऑडी से उतर के बड़ी बड़ी ऑडी गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी और 5 लाख का फायदा ले रहा है। ठीक, ये तो हम लोगों ने देखा है अस्पतालों में। फिर आप बताइए क्या कहा। अच्छा सर, एक गंभीर मुद्दा है, मतलब जो मतलब इस बार के चुनाव में बार बार ऐसा कहा जाता है कि आसनसोल, दुर्गापुर, ये जो क्षेत्र है कोयलांचल और शिल्पांचल, इसमें एक अवधारणा पहले से बनी हुई थी कि हिंदी भाषी वोट मतलब बीजेपी का वोट, और टीएमसी ने आपको और शत्रुघ्न सिन्हा जी को उतार कर यहाँ पर जिताकर इस वोट में भयंकर सेंधमारी की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज का जो हिंदी भाषी है वो दावे से कोई नहीं कह सकता है कि सिर्फ बीजेपी को वोट देता है, नहीं तो आप लोग कैसे जीते। लेकिन दूसरी तरफ जब ये मुद्दा आता है तो आप राज्य सरकार की ओर से भी या पूरे आपके पार्टी की ओर से भी एक सवाल उठता है बहिरागतो। बहिरागतो जब भी ये गिनाया जाता है कि मैडम जब बोलती है कि बहिरागतो लोग आकर बंगाल को कब्जा करना चाहता है, तब विपक्ष के लोग मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि बहिरागतों को प्रमोशन आपने दिया है, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे को आप लोग ने टिकट दिया और आपने जिताया है। इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप से देखते हैं? यहाँ पर हिंदी भाषियों का क्या स्टेक है और उन लोगों को इस तरह से कुछ लोगों को बहिरागतो कहना आपको किस तरह से खलता है? इतना लंबा प्रश्न आपने पूछा, उसका बड़ा ही छोटा सा जवाब है। जितने लोग आ गए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, क्या वो भारतीय नहीं है? हिंदी भाषा भाषी यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, कहीं के भी हो, क्या वो हिंदी भाषा भाषी क्या यहाँ के नहीं है? दूसरी बात, 1911 में बिहार अलग हुआ बंगाल से। मेरे पिताजी के पिताजी तब बिहार नहीं था, तब बंगाल था 1911 से पहले। तब मेरे दादा का जन्म उस बंगाल में हुआ था, तो मैं भी तो बंगाली ही हुआ। मुझे आप कैसे बाहर कह सकते हैं? मैं भारत के लिए क्रिकेट खेला, मैं यहाँ के संस्कार, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार सब जानता हूँ।
क्योंकि वह मेरे मिथिला से मिलते हैं और यहाँ पर जो परंपराएं जिस तरीके से की जाती हैं वह असली मायने में हिंदू धर्म की परंपराएं हैं। जो यहाँ आपसी प्रेम और सद्भाव है वह है। जब यह लोग नहीं समझते, बाहरों को तो क्यों कहा जाता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इसकी टीम को, क्योंकि यहां तो इनको नाम नहीं मालूम, बिशुनपुर बोलते हैं विष्णुपुर को। यह लोग जो जानते नहीं यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ के तीज त्योहार नहीं है, वो लोग आकर जब अनाप शनाप बोलते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। जबकि अगर एकता देखी जाए, हिंदुस्तान की आजादी में लड़ाई हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के की थी, सिख ईसाई भी उसके अंदर सभी मिले हुए थे। आपको अगर कुछ भारत दिखता है, लघु भारत दिखता है, तो आपको बंगाल में दिखता है। लेकिन इनको पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि फिर वही, इनसे आप पूछ लो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, घुसपैठिया, बांग्लादेश, धर्म, और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। क्या दिखता है? तो बड़ी सीधी सी बात है, बाहिरो घोटो ये लोग हैं जब उनको आपकी पार्टी या सरकार जब उनको बहिरागति बोलती है तो वो लोग काउंटर में आप लोगों को बोलते हैं कि बहिरागतों को प्रमोशन और पालन आप कर रही हैं। इसको हम लोगों को इस मतलब चीज का एक प्रतिक्रिया आपसे चाहिए कि आपको बहिरागतों अगर बोलता है वो लोग, तो आपने कहा कि हम लोगों का जन्म यहाँ बंगाल में हुआ है, हमारी संस्कृति है, तो ये मुद्दा मतलब इसको क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसको खड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि बीजेपी के पास कुछ है नहीं। ये नील बटा सन्नाटा है, ये पार्टी नील, जीरो बटा सन्नाटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ बंगाली लोगों ने वोट दिया हमें, क्या हिंदू वोट सिर्फ हिंदी वोट से तो नहीं जीत सकते थे? बंगाली लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। हाँ। दूसरी बात, अगर हम लोग बाहरों वोट होते या इस प्रकार से सोचा जाता, हम लोगों ने देश के लिए, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला, तो क्या मैं सिर्फ बंगाल को छोड़ के बाकी देश के लिए मैंने वर्ल्ड कप जीता था? क्या शत्रुघ्न सिन्हा अगर एक आर्टिस्ट हैं तो क्या वो सिर्फ बंगाल छोड़ के बाकी लोगों के लिए हैं? एक आर्टिस्ट है, कला का, संस्कृति का, खेल का। इनकी न जात होती है, न मजहब होता है, न क्षेत्र होता है। सही बात है। इसकी कोई भाषा नहीं होती, और इस कारण से हम यहां पर हैं और किसी ने विरोध नहीं किया। और आज तक मुझे बता दीजिए कि हमारे संस्कारों में जो बंगाल के संस्कार हैं, हिंदू के संस्कार है, वही सब जगह के संस्कार है। आप वो फॉलो करते नहीं। आप लोगों को अगर मीट मछली कोई बेच रहा है तो आप उसको तुरंत मारना शुरू करते हैं, पीट देते हैं, लिंच करके खत्म कर देते हैं। बंगाल का लोग बाहर रहता है तो आप उसको मारते हैं। लेकिन हम लोग तो सबके साथ मिलकर के यहां पर रहते हैं। हमने तो कभी अपने आप को यहां पर किसी के ऊपर दबाव देने की कोशिश नहीं की। कहीं पर भी गया, लोगों का प्यार मिला, प्रेम मिला, आज भी मिलता है। हम भी बांग्ला बोलते चेष्टा करছি, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता बोलছি, तखने बोलते तड़ातड़ी बोलছি ना। इस बार तो वोट भी शायद बिल्कुल देंगे। फाइन आर्ट्स में वोट देंगे हम, सुबह 8 बजे आएंगे और फाइन आर्ट्स में हम वोट देंगे 23 तारीख को सुबह। सर, एक चीज और आपसे पूछना था कि इस बार एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, मतलब भाजपा की ओर से, चाहे वो जिस नेता से आप बात कर लीजिए, मतलब छोटे से लेकर बड़ा, कि इस बार सरकार तो हम ही बनाएंगे चाहे जैसे भी हो। मतलब इन दिनों कवरेज करने के दौरान पर हम लोगों को देखने को मिला। तो ये मतलब गणित क्या है? आपको क्या लगता है गणित क्या है? मतलब वो रहे 4 तारीख के बाद, जैसे कल भी मोदी जी को भी सुन रहा था तो उनको बड़ा करीब से देखने का मौका मुझे मिला है। सुनिए, आप बहुत लंबा क्वेश्चन पूछते हैं। हिटलर एक तानाशाह था। उस समय एक जर्मन रेडियो चलता था, बहुत बड़ा तानाशाह था। उसने यहूदियों को खत्म कर दिया। उसका एक मीडिया मैनेजर था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उसका नाम था गॉबल्स। उसका काम था सुबह से शाम तक कोई ना कोई एक झूठ बोलो और बार-बार उसको बार-बार बोलते रहो, बार-बार बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। जो मोदी जी बोलते हैं उसी से उनको प्रेरणा मिली है। वही काम इनका है। ये झूठ बोलने के अलावा और कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये 5 चीजें इनसे हटा दीजिए आप। उसके बाद इनसे बोलिए तुम चर्चा करो, किसी चीज पर चर्चा करो, विदेश नीति पर तुम चर्चा करो। पार्लियामेंट में कभी कोई बात करने का प्रयास करता है तो बोलने नहीं देते, माइक बंद हो जाता है। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या हमारे कोई अभिषेक बैनर्जी बोल रहा होता है तो बीच में से उसका कोई भी एरू गेरू नत्थू खेरू पीछे से खड़ा होकर के उसका भाषण रोक दिया जाता है, वो बोलता है। यहां पर अगर कोई और बोल रहा हो, उनका सामने कोई नॉर्मल आदमी बोल रहा हो, लीडर खड़ा हो, तो उसके माइक नहीं खोला जाता है।
तो आप बीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं? झूठ बोलने का काम है इनका। ये गॉबल्स के प्रजाति के लोग हैं, ये परजीवी हैं, ये हिंदू मुसलमान पे जीते हैं, ये भारत पाकिस्तान पे जीते हैं, ये धर्म की अफीम चटाते हैं। इसके अलावा हमको बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। आप तो इतने, आपके तो 25 साल हो गए एक्सप्रेस न्यूज के, आपको बहुत बहुत बधाई है। ठीक है सर। एक सवाल और जो मन में कौतता है, जो मैं पूछ लेना चाहता हूँ आपसे, कि इस बार के प्रचार में चाहे आपकी पार्टी का हो चाहे बीजेपी के हो, राजनीति में सर एक असहमति का स्पेस होना चाहिए या आलोचना समालोचना होता है, लेकिन अब की बार की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि धाक धमकी का एक मतलब माहौल तैयार किया जा रहा है। चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद उल्टा लटकाकर सोझा किया जाएगा या फिर हर चीज़ का हिसाब होगा। इधर से अभिषेक बनर्जी भी, दीदी भी बोलती हैं कि मतलब 4 तारीख के बाद हर चीज़ का हिसाब होगा। तो ये राजनीति, दीदी ने ये तो नहीं कहा कि राजनीति के, एक मिनट, ये तो नहीं कहा गया कि उल्टा मेरा के लटका सवाल दिया सर जाएगा। पूरा कर लेते। मैं कहता हूं सवाल कि बहुत लंबा होता है। जा किधर रहा है? ये जा कुछ नहीं रहा है। हाँ। दीदी ने ये तो नहीं कहा कि उल्टा लटका के मारूंगा, ये तो नहीं कहा सबको कि तुम जेल चले जाओ नहीं तो तुम लोगों को मैं देख लूंगा। ये तो प्रधानमंत्री बोल रहा है, इनकी भाषा है, इनकी भाषा इस प्रकार की है, तो जवाब उसको वैसे ही मिलेगा, टिट फॉर टैट। ईंट का जवाब पत्थर होगा, क्योंकि ममता दीदी तो बागिन है, एकमात्र है, अकेली है। डरता है ये दोनों कि 2029 में ममता बंदोपाध्याय ही प्रधानमंत्री देश की बनेगी, इसलिए डरता है दोनों। और ये सब लोग जेल जाएंगे क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किए हैं देश के साथ में घोटाला किया है, जो विश्वासघात किया, वो सारी चीजें सामने आएंगी। तो सामने जब आएंगी, देख के करके जब पर्दा खुलेगा, तो ये जो आपका वैनिश कुमार है, ज्ञानेश कुमार, यह भी जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार से माँ के, महिला के कंधे पर रखकर ये बंदूक अपनी डिलिमिटेशन कराना चाहते थे। आपने कहा कि ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं जीतने के लिए। कॉन्फिडेंट तो पिछले साल लोकसभा में भी थे, जितना टीवी चैनल था सारे बिके हुए थे, उसके अंदर सब में दिखा रहा था 400 पार 400 पार। कोई 402 दिखा रहा है, कोई 403 दिखा रहा है, कोई 5 दिखा रहा है। क्यों? तो ये चाहते थे संविधान को बदलना। यह तो पीछे भी बंगाल में आए, तब भी बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि 200 पार 200 पार 200 पार, 100 नहीं बना पाए। तो इनसे तो पूछिए, इनका काम है प्रोपेगेंडा। वो प्रोपेगेंडा था ना गॉबल्स, वो गॉबल्स की तरह ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये ले आए, इलेक्शन कमीशन से, मतलब बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया है वो, उससे इन्होंने जो करना था वो कर लिया। बोल दिया कि लोगों को हम अंदर कर देंगे, जितने लोग हैं सबको। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में रहने वाले लोग गुंडे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, ये कहना चाहती है बीजेपी। ये तो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या बंगाल में रहने वाले लोग चोर, गुंडे, डकैत हैं? आपके बलात्कारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो मंजूर पास करेंगे। अपनी जरी शक्ल देख लिया करो आईने में, उसके बाद बीजेपी वालों बात किया करो। सर समापन की ओर है, दुर्गापुर के तरफ आ जाते हैं। मतलब आपका करीब 1.5 साल से ऊपर 2 साल होने लगा। दुर्गापुर का भविष्य आप किस रूप में? मैं बहुत अच्छा देखता हूं, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा, लगभग साल भर पहले हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी ने योजना बताई थी कि किस प्रकार से वो शुरू करेंगे। बोलपुर से शुरू करेंगे, उसमें बांकुड़ा आएगा, दुर्गापुर आएगा। यहाँ पर 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री का एक वो लगाना चाह रहे हैं, और वो ये खत्म होते ही वो शुरू होगा। अच्छा। और उसके अंदर यदि आप देखें, दुर्गापुर को बहुत फायदा होगा। ये केंद्र सरकार की तरह नहीं है, ये मोदी की तरह जो हम इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, बड़ा बोला उन्होंने, हम इंडस्ट्री खड़ा करेंगे और हिसाब लेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट में आपसे एक बार नहीं अनेकों बार, मदन जी आप इसका मुझे साक्षी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं अनेकों बार दुर्गापुर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन खोलने के लिए बोला, किया आपने? हाँ। मोदी जी जवाब दीजिए, बीजेपी वालों जवाब दो। मैंने MAMC मेटल्स एंड मिनरल्स कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको शुरू करने की बात की। 1000 एकड़ वहां है, 1500 एकड़ यहाँ पे है। फिर भारत ऑप्थेल्मोलॉजिकल ग्लास लिमिटेड, ऑप्थेल्मोलॉजिकल क्या मतलब? आंख। ऑप्थेल्मोलॉजी के मेरे भाई, सबसे बड़े भाई डॉक्टर हैं आंखों के। ऑप्थेल्मोलॉजिकल ग्लास मतलब जो शीशा, जो चश्मा पहनते हैं उसके अंदर शीशा, दुनिया का सबसे बढ़िया यहीं बनता था। अगर ये तीनों जगह आपने शुरू कर दी होती तो 50,000 नौकरी यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती थी। तब तो आपने शुरू नहीं किया, और आगे खाली आकर झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, भारत पाकिस्तान करो,
बांग्लादेश करो, घुसपैठिया करो, हिंदू मुसलमान करो, इसी के अलावा और करते क्या हो? भगवान राम का नाम बदनाम करो, सीता मैया का नाम मत लो, कमाल है। काली माँ की पूजा भगवान राम भी किया करते थे, माँ दुर्गा की, दुर्गा दुखरा तारा दुर्गा तनाशनी, उन्होंने पूरा पढ़ा था वो दुर्गा चालीसा हमला करने से पहले। कहाँ? लंका। ध्यान रखिएगा, क्यों झूठ बोलते हैं, मत बोला कीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो मतलब दुर्गापुर में मतलब आपको लगता है कि ये इस होगा। निर्वाचन के बाद माहौल कुछ रोजगार का बदलेगा? होगा, बनेगा, आगे काम करेंगे, लड़ेंगे केंद्र सरकार से कि तुम यहाँ शुरू करो इंडस्ट्री। आपको मालूम है एक इंडस्ट्री शुरू होती है ना, उसके साथ में छोटे छोटे Ancillary industries, बहुत सारे स्मॉल बहुत शुरू हो जाते हैं। उसमें लोगों को 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 करके ऐसे ही देखे तो लाख 1.5 लाख को तो लोकल को नौकरी मिल जाएगा। तो अभी फर्टिलाइजर वाला क्या स्थिति? आपने तो लोकसभा कुछ में- नहीं, हाँ? कुछ नहीं। ऐसा था, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके कंपनी केंद्र सरकार ने बनाई, उसमें बरौनी था, हल्दिया था और दुर्गापुर था। बरौनी दोनों तो चालू हो गया हाँ। है। हाँ। हल्दिया की जमीन जो थी फर्टिलाइजर की, वो हल्दिया की जमीन उन्होंने श्यामा प्रसाद पोर्ट ट्रस्ट को दे दिया, अच्छा, इन्हीं का है। और तीसरा रह गया दुर्गापुर। तो इन्होंने तो विश्वासघात किया ना हमारे साथ, और क्या किया? उसका जो पैसा लोगों ने, अलग अलग लोगों ने पैसा लगाया था कंपनियों ने, वो पैसा तो ये खा गए, मोदी एंड कंपनी। चलिए अब एकदम आखिरी 2-4 प्रश्न पर आते हैं सर कि इस बार जो दुर्गापुर बड़े पूरे पश्चिम बर्धमान में, आप शायद कल कुल्टी भी गए थे प्रचार में, कुल्टी गए, रानीगंज के टोटल इस बार हमारे जिले को और आपका जो पुराना जिला मतलब आपके क्षेत्र में ही लगता है, अधिकांश विधानसभा वही है, पूर्व बर्धमान तृणमूल का गढ़ कहा जाता है, और पश्चिम बर्धमान ये साउथ बंगाल में एक मजबूत जगह पकड़ता था। तो आप क्या देख रहे हैं, माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल बहुत ही अच्छा है। सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आघात किया है मोदी ने SIR के माध्यम से, जिस प्रकार से वह आकर बंगाल के लोगों को चोर, डकैत और बदमाश बोलने का प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से मीट मछली को रोकने के चक्कर में ये लोग लगा हुआ है, क्योंकि उसका उदाहरण तो सीधा प्रधानमंत्री का 14 मार्च का ब्रिगेड ग्राउंड का वो मीटिंग था, जिसमें कि पीटा बाहर जो मछली बेच रहे थे या मांस बेच रहे थे लोगों के खाने के लिए नाश्ते के रूप में। तो ये सारी चीज़ें सब लोग यहाँ समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि आया है फिर से कोई जुमला देने, आया है जुमले वाला, आया है खेल खिलौने वाला। बिल्कुल। तो ये खेल खिलौना लेकर के आया है, दिखाने के लिए बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, भारत पाकिस्तान कर रहा है, घुसपैठिया कर रहा है। आज तक 12 साल हो गए, एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं इसने लिया है। तो लोग इसको समझ रही है और बहुत बुरी तरीके से पूर्व बर्धमान में और पश्चिम बर्धमान में बीजेपी हारने वाली है। मतलब ये आपकी अपनी मतलब एक ही सीट तो हमारे पास नहीं थी ना पश्चिम में, 2 सीट नहीं थी, नहीं 3, हाँ 3 सीट नहीं थी। हाँ। वो 3 सीट भी इस बार हमारी हो जा रही है। एक हाल फिलहाल में कल का ही बात है कि दुर्गापुर का एक मतलब अच्छा नेता कहा जाता है, पता नहीं मतलब किन परिस्थितियों में पार्टी बदल किया विश्वनाथ पडियाल ने। तो आपको कहीं लगता नहीं है कि सांगठनिक स्तर पर तृणमूल में जो टूट हुआ है इसकी भरपाई भी तकलीफ दे होगी? तृणमूल में टूट नहीं हुआ है। कोई आदमी चला गया ये कहते हुए कि यहाँ पर बिजनेसमैन हो गया है, जबकि यहाँ एक आध बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी तो है ही बिजनेसमैन का, जो गौमांस वालों से पैसा लेता नहीं। नवीन जिंदल अगर बिजनेसमैन है तो फिर ये भी बिजनेसमैन है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? बिजनेसमैन के चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ होते ही हैं, किस पार्टी में नहीं है? तो ये क्यों बोले? ये तो गए बिजनेसमैन के पार्टियों में, इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, इसके अलावा तो और कुछ कहा नहीं। अगर इसके अलावा कुछ कहा होता तो मैं उसका जवाब देता। नहीं, लेकिन इस समय जाना भी मतलब कहीं ना कहीं सांगठनिक स्तर पर मैं उनको, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। उससे फर्क पड़ेगा क्या? आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। 2 दिन में क्या प्रचार भी कर पाएंगे वो? 2 दिन हो या 3 दिन हो या 30 दिन हो, लोग तो जानते हैं ना, तो इस विषय पर क्या बोलना, लोग जानते हैं। दुर्गापुर के हमारे दोनों सीट पर आपका आकलन? मेरा आकलन है कि हम पॉजिटिवली बड़े आराम से जीतेंगे।
उसका मतलब चूंकि ये सीट लोकसभा के पूरा और विधानसभा के निर्वाचन में यहाँ से बीजेपी आगे थी, ऐसा पिछले बार का जो आकलन है। तो इस समय क्या ऐसा चेंज? पश्चिम में हम थोड़ा पीछे थे। हाँ, पूर्व में हम जीते थे। हाँ, तो रिकवर हुआ था। हाँ, रिकवर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो जाकर के लोगों के बीच में, जो आप हिंदू वोटरों की बात कर रहे हैं कि जो हिंदी बोलने वाले हैं, उन सबों से बात हुई है। सबों ने कहा है कि हम वोट देंगे। सबों के साथ मिलता हूँ, जाता हूँ। यहाँ का एमएलए तो जाता ही नहीं। नाम उसका लखन है, लेकिन कमाता वो मक्खन है। मक्खन बटर, यही उनके बारे में सुना है कि बटर बहुत कमाते हैं और लोगों को देखते नहीं है। और लखन तो राम के भाई थे, राम लखन। और लखन अगर मक्खन खाने लग जाए तो आम जनता का क्या होगा? तो मैंने कवि दत्त को एज ए कैंडिडेट आप बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, जानता है, अड्डा का चेयरमैन रहा हुआ है। उस व्यक्ति को मालूम है कि सरकारी कागज कैसे मूव करते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अगर प्रतिनिधि हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कागज कैसे मूव करता है, मूवमेंट कहाँ होता है। हमको अपने लोगों के लिए, दुर्गापुर के लोगों के लिए काम करने के लिए कुछ करना पड़े, अगर हमको क्लर्क के पास भी जाना पड़ेगा, चपरासी के पास, तो हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। इन लोगों ने हमको जिताया है, इन लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो उनके लिए काम करना है। लखन घुरोई की तरह मक्खन नहीं खाते, चोरी नहीं करते, चकारी नहीं करते, डकैती नहीं करते, कमीशन नहीं खाते, शौक नहीं इन सब चीजों का। वैसे ही कुछ इतना भगवान ने दिया है कि आगे कुछ आवश्यकता नहीं, बस लोगों का प्यार चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्षेत्र के जनता के लिए उद्देश्य में कुछ और नहीं, उद्देश्य में तो यही कि आप जिताइए, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे जोड़ा फूल को जिताइए, हमारे दोनों कैंडिडेट हैं उनको जिताइए। जिताने के बाद हमको भी अवसर मिलेगा कि केंद्र सरकार में वहाँ आवाज़ उठाएंगे, राज्य सरकार में यहाँ पर से अलग अलग योजनाएं हैं उनको बढ़ाकर लाएंगे। जो हमारे इंडस्ट्रीज होना चाहिए, जो अलग अलग चीज़ें दुर्गापुर में होनी चाहिए, हमारे आदमी रहेंगे तो करेंगे। लखन घरोई ने कुछ एक काम कर दिया हो तो मेरे पास भेज दीजिएगा, जरा देख लें कितना दूध है और कितना पानी। आज हम लोग दुर्गापुर बर्धमान के सांसद कीर्ति आज़ाद जी से बात कर रहे थे। लास्ट के समापन के दौर में उन्होंने एक बात कहा कि लोगों को ये पता होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को, कि काम कैसे करवाया जाता है और किसके पास जाने से काम होता है और उस काम का फॉलोअप कैसे किया जाता है। हम लोग जैसे अदना आदमी के लिए भी हम लोग, ये व्यक्तिगत अपना अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि कीर्ति आज़ाद जी ऐसा करते हैं और उसका लाभ भी लोगों को मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको शुभकामना देता हूँ कि उनकी इच्छा सफल हो और इस बार का चुनाव उनके लिए दुर्गापुर में सुखद परिणाम लेकर आए। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ, এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।